चीज़ें ऐसी हैं जो शायद लोगों को पता नहीं होंगी। निर्भया केस की रिपोर्टिंग के लिए मुझे रामनाथ गोयनका का अवार्ड मिला, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसी रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। और उस एफआईआर के बाद बहुत लंबे समय तक मेरी क्वेश्चनिंग चलती रही, मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की गई। उस समय मेरे ऊपर और भी बहुत सारे केस चल रहे थे जो उस समय की सरकार ने किया। तो 2013 में जब ये हुआ, ये अवार्ड मुझे मिला, तो उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। मैं भी वही था जो आज हूँ। और निर्भया का ये जो दोस्त था लड़का, ये कहीं गोरखपुर में जाके छुपा हुआ था, और मैंने उससे बात की और उसे मैंने कन्विंस किया, और उसे मैंने ये बात बताई कि निर्भया आज अपनी कहानी कहने के लिए ज़िंदा नहीं है। बाकी के जो लोग उस बस में थे वो सब आरोपी थे, वो जेल में हैं, वो सच कभी बोलेंगे नहीं। एक ही व्यक्ति है जो सच जानता भी है, जिसने सब कुछ देखा है और दुनिया को बता सकता है, वो है आप। वो लड़का बोलना नहीं चाहता था उस समय, बहुत डरा हुआ था। उसके जो पेरेंट्स हैं, घर वाले जो थे, सब बहुत डरे हुए थे। तो मैंने उसको पहले कन्विंस किया, और मैंने जब उसको मैं मिला, आप सोचिए वो मेरे ऑफिस में आ गया था शाम को 7 या 7:30 बजे, और हमें इंटरव्यू करना था 8 साढ़े 8 बजे हम इंटरव्यू शुरू कर देते। लेकिन मुझे लगा कि वो सही मेंटल कंडीशन में नहीं है, वो बहुत ट्रॉमा में था, सदमे में था। अब मैं उसके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे इंटरव्यू कैसे करूँ। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता ऐसे, जब वो उस मनोस्थिति में है ही नहीं, तो कैसे करें हम। तो मैं उससे बातें करता रहा, उसको कंफर्टेबल करता रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि 8 बजे से लेके और रात के 2 बजे तक, 2 बज गया रात का, और मैं उसके साथ मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ कि इससे बात की जाए या ना की जाए। और 2 बजे के आसपास उस लड़के ने, उसका वो जो जिस शेल में वो था वो टूटा, और उसके बाद उसने मुझे कहा कि अब मैं बोलना चाहता हूँ, अब मैं बात करना चाहता हूँ। उसके अंदर वो हिम्मत भी आ गई, और अब वो छुपना नहीं चाहता था। और वो इंटरव्यू हमने रात में 2 बजे रिकॉर्ड किया, 3 साढ़े 3 बजे तक हमने वो इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू के दौरान वो नहीं, मैं खुद बड़े सदमे में था, बड़े शौक में था। उस समय मैं एक पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहा था, ना ही वो मेरे लिए कोई मसाला न्यूज़ थी, ना ही मैंने ये सोचा था कि इससे कोई टीआरपी आएगी। बट मैं उसकी कहानी बहुत आराम से दुनिया के सामने लाना चाहता था कि उस रात को क्या हुआ, क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं, क्या हमारी व्यवस्था में कुछ बदलाव आ सकता है। ऐसा सोच के मैंने वो पूरा इंटरव्यू इस भाव के साथ किया था। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद भी फिर वो एफआईआर दर्ज हुई, मेरा बहुत लंबा समय तक हैरेसमेंट चलता रहा, और फिर उसी इंटरव्यू पर मुझे अगले साल ये अवार्ड मिलता है। तो ये भी देखिए एक विडंबना है। ये हमारे देश में पत्रकारिता करने के अलग अलग क्या क्या नतीजे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी पर। लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम ये सब करते हैं, ये मैंने कोई अपने निजी फ़ायदे के लिए नहीं किया था, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए किया, व्यवस्था को बदलने के लिए किया। लेकिन हमारी अपनी निजी ज़िंदगी में इनके कितने असर पड़ते हैं। किसी भी पत्रकार के ऊपर आज अगर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो आप समझिए कि एफआईआर जीवन भर की होती है हमारे देश में। मेरे जैसा कोई पत्रकार, मेरे ऊपर तो मुझे लगता है कम से कम आज 25 एफआईआर होंगी अलग अलग देश के कोनों में। केरला में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में इतनी सारी थी, अब वो सब ख़त्म हुई हैं धीरे धीरे। देश के लगभग हर राज्य में एफआईआर चल रही है। तो लोगों को आज ये बात समझनी होगी कि कोई भी पत्रकार अपने जीवन में इतनी इनकन्वीनियंस क्यों लाएगा। हमें भी समस्या होती है, हमारी फैमिली को प्रॉब्लम होती है। और आज अगर आप सोचें, जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि जब मैं रिटायर हो भी जाऊँ, आज मैं इस रास्ते से हट जाऊँ और मैं रिटायरमेंट लेकर किसी छोटे शहर में कहीं चुपचाप रहने भी लगूँ, पर ये इतने सारे जो मुकदमे हैं ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। हर मुकदमे को लड़ने के लिए पैसा लगता है, वकील लगते हैं महंगे महंगे,
और कभी आपको केरल में जाकर पेश होना है, कभी झारखंड में पेश होना है, कभी पश्चिम बंगाल में पेश होना है। और सरकारें इतनी चालाक होती हैं कि वो आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर आपके लिए एफआईआर दर्ज कराएंगी कि आप जाते जाते ही आपकी उम्र निकल जाएगी वहाँ पर पेश होते होते ही। झारखंड में किसी सुदूर जगह जहाँ ना ट्रेन जाती है ना बस जाती है, वहाँ उस पुलिस स्टेशन में आप पर एफआईआर होगी, फिर आप वहाँ जाकर पेश होइए। फिर केरल में जाइए, 200 किलोमीटर अंदर पैदल चलते वो कहीं भी बस में या जैसे भी आप जाएंगे गाड़ी से जाएंगे। कहने का मतलब बहुत परेशानियां हैं। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में शायद लोग सोचते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा एक परेशानी है हमारे जैसे देश में जो पत्रकारों को आती है। एक आपने जो प्रश्न किया था कि मेरा जो स्टाइल है, स्टाइल मेरा हमेशा से पहले जैसा एक ही है, वो सरकार के हिसाब से कभी नहीं बदला। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसा ही था मैं, अब भी ऐसे ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चिल्लाने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। अगर आपको अपना विषय पता है, आप अपना सब्जेक्ट जानते हैं, आपको अपने सवाल पता हैं और आपने होमवर्क किया है, तो आप बहुत आराम से बिना सामने वाले व्यक्ति का अपमान किए सिर्फ मैटर पर, विषय पर बात करके आप एक अच्छी बातचीत दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें शोर शराबे की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मगर कभी क्या इस प्रोसेस में कोई आपके जो गेस्ट हैं वो असहज हो गए हों या आपसे बोले हों कि इस सवाल को क्या स्किप कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोग जब हम बात करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या पूछेंगे आप, तो हम उनको कहते हैं कि मैं ये विषय टच करना चाहता हूँ, ये विषय टच करना चाहता हूँ। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये वाला सवाल मत पूछिए या ये वाला सवाल मत पूछिए। अब ये है कि आप उसको कैसे कन्विंस करते हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ और मैं ये पूछूंगा। या तो ये है कि आप चुपचाप कह दीजिए कि अच्छा मैं नहीं पूछूंगा, या ये है कि आप उसको कन्विंस करिए कि मैं पूछूंगा और आप मुझे कन्विंस कीजिए कि मैं क्यों ना पूछूं, और अगर ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं तो फिर हम ये इंटरव्यू कर क्यों रहे हैं। तो ऐसा होता है बहुत बार। अब यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, बट ऐसा हुआ है। 2-4 बार ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ कड़े सवाल पूछ लिए तो जो दोस्ती है वो थोड़ी खटास में पड़ जाती है। कोई व्यक्ति कहता है कि अरे मैं तो इसलिए आ गया था क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता था, पर मैंने आपका कुछ अलग ही रूप वहाँ पर देखा। ऐसा होता है, बट ये सब दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। और अगर आप अपने प्रोफेशन के प्रति सच्चे हैं तो आपको ऐसे ही रहना चाहिए।